गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू अवर चैप्टर 11 रे ऑप्टिक्स। और आज हम हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट टॉपिक है हमारा खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी। कल हम लोगों ने अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ा था। अपवर्तक दूरदर्शी के अंदर हम लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और जो खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी होता है इसके अंदर हम दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका जो आविष्कार था खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी का, इसका आविष्कार न्यूटन ने किया था। इसलिए इसको न्यूटोनियन परावर्तक दूरदर्शी भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पर ये परावर्तक दूरदर्शी के अंदर दर्पण क्यों उपयोग में आया और वहाँ लेंस क्यों उपयोग में आया था। जब हम बात करते हैं कि बहुत दूर स्थित जो वस्तु होती है उनका जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो चमकीला और अधिक बड़ा आवर्धित प्राप्त नहीं हो पाता अपवर्ती दूरदर्शी की सहायता से। और अगर अपवर्ती दूरदर्शी में हमें यह प्रतिबिंब प्राप्त करना है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो फिर हमें उस दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और अगर विभेदन क्षमता बढ़ानी है तो फिर हमें बड़ा द्वारक लेना पड़ेगा। तो यहां पर लेंस की कंडीशन में बड़ा द्वारक लेना अत्यधिक कठिन होता है, या बड़ा द्वारक बनाना अत्यधिक कठिन होता है। और बड़े द्वारक के कारण से यहां पर एक गोलीय विपतन की समस्या भी आ जाती है। गोलीय विपतन का मतलब होता है ब्लर्ड इमेज मिलती है, धुंधली इमेज मिलती है, धुंधला प्रतिबिंब बनता है। तो बड़े द्वारक के कारण से यहां पर धुंधला प्रतिबिंब बनता है और इसे बनाना भी सरल नहीं होता। तो फिर इसके लिए यहां पर इस समस्या को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए यहां पर हम एक परवलयाकार परावर्तक दर्पण का उपयोग करते हैं। और इस परवलयाकार परावर्तक दर्पण का जो इसका द्वारक बड़ा होता है, जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है, इसका उपयोग करने से एक तो यहाँ गोलीय विपतन की समस्या हट जाती है और साथ ही साथ वर्ण विपतन की समस्या भी दूर हो जाती है। वर्ण विपतन यानी रंगों का मिक्स हो जाना, कह सकते हैं कि एकदम समझ में ही नहीं आना कि ये कौन से रंग की इमेज है, क्लियरिफाई नहीं होना। तो ये वर्ण विपतन और गोलीय विपतन दोनों समस्याओं को हल कर देता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं यहां पर कि ये वर्क कैसे करता है, इसकी रचना और समायोजन हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम रचना और समायोजन लिखते हैं हम, देखिएगा। सबसे पहले इसके अंदर एक बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण लेते हैं। ये एक बड़ा फोकस दूरी और द्वारक वाला अवतल दर्पण है जिसे हम नाम देते हैं M1, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक। अब अनंत पर स्थित वस्तु, जो अनंत पर स्थित वस्तु मतलब जैसे आकाशीय पिंड जो होते हैं, तो इनसे जो प्रकाश की किरणें आती है वो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश किरणें इस दर्पण पर आपतित होती हैं। जब ये प्रकाश किरणें इस दर्पण पर आपतित होती हैं तो दर्पण का काम क्या होता है, परावर्तन करने का। और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस पर मिलती है। तो यहां पर ये इसका मुख्य फोकस है FO, ठीक है। अब कुछ देर के लिए हम यहां क्या करते हैं, इसको आभासी किरणों से, क्योंकि अभी इसमें हमें कुछ और चेंजेस करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे आभासी किरणों से डिनोट कर देते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, अनंत से यहां अनंत पे बिंब रखा हुआ है, इंफिनिटी पे कौन रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है। ये आपका परवलयाकार अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी है FO और द्वारक बड़ा है, फोकस दूरी भी बड़ी है। अब यहां हम क्या करते हैं कि ये जो परावर्तित किरणें हैं, इन परावर्तित किरणों के मार्ग में एक समतल दर्पण रखते हैं। और समतल दर्पण इस तरह से रखते हैं कि वो मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो यहां पर ये एक हम समतल दर्पण रख देते हैं जो 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसको हम नाम दे देते हैं M2, ठीक है। 45 डिग्री कोण पर ही झुका हुआ है। तो ये जो आपतित परावर्तित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें यहां पर आकर इस समतल दर्पण पर आपतित होती हैं। इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर ये जो FO पे प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब एक तरह से अब आभासी रह गया और ये प्रतिबिंब इस समतल दर्पण के लिए बिंब का काम करता है। तो यहां पर इसकी इमेज क्या बनेगी,
ये आभासी बिंब का काम कर रहा है। तो इमेज कैसे बनेगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं इस दर्पण की। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सपोज दैट ये है, तो इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे आगे सपोज इस पॉइंट पे मिलती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जब ये मिलेंगी तो इस पॉइंट पर ये प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर अपनी फाइनल इमेज बनाएगी। ये मिली यहां पे और ये ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या बनेगी, फाइनल इमेज। ये यहां पर इसके आभासी बिंब का काम कर रहा है। आभासी बिंब से प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर आपतित हुई, ये समतल दर्पण पर आपतित हो रही हैं और समतल दर्पण पर आपतन के पश्चात इनका परावर्तन हुआ और परावर्तन के पश्चात इन्होंने अपना अंतिम प्रतिबिंब इस जगह बना दिया। अब इस अंतिम प्रतिबिंब को देखने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस काम में लेते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस काम में लेते हैं और यहां पर नेत्रिका होती है। तो जब हम नेत्रिका से इसको देखते हैं, इस उत्तल लेंस जो ई है, इससे आईपीस से जब हम इसे देखते हैं तो हमें इसका प्रतिबिंब बड़ा और आवर्धित दिखाई देता है और विदाउट कोई भी इसके अंदर दोष नहीं होता, ना तो गोलीय विपतन का कोई दोष होता है, न इसके अंदर कोई वर्ण विपतन का दोष होता है, कोई दोष यहाँ पर नहीं होता। तो इस नेत्रिका की सहायता से जब हम इसे देखते हैं तो जो हमें फाइनल प्रतिबिंब मिलता है वो फाइनल प्रतिबिंब बड़ा और आवर्धित और स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये आपका खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी है। इसके अंदर इसके अलावा और कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल थ्योरी है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना सा ही कह सकते हैं कि परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी में यही अंतर है कि इसके द्वारा प्रतिबिंब उसकी तुलना में अधिक बड़ा, आवर्धित और स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसका मैंने आपको वापस एक और पीडीएफ सेंड किया है। तो ये जो खगोलीय अपवर्तित परावर्तक दूरदर्शी है, सुनिएगा एक बार ध्यान से। खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी का जो सबसे लास्ट का टॉपिक है, आप उस लास्ट टॉपिक को रिमूव कर दें, हटा दें, और हटाने के बाद जो मैंने अभी पीडीएफ भेजी है, उस पीडीएफ का 1 पेज का पीडीएफ है, उस पीडीएफ को नोट डाउन कर लें, उसी में डायग्राम। ओके बेटा, क्योंकि ये डायग्राम सिंपल है, स्पष्ट है और समझने में ईजी है, इसलिए मैंने उसको दोबारा आपको सेंड किया है। तो सभी लोग इसको ध्यान से सुने, इस पीडीएफ को वापस कंप्लीट 1 पेज जो दे रखा है इसको कंप्लीट कर लें। आज ये आपका चैप्टर 11 कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू बेटा।